हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज जो टॉपिक ले रहा हूँ उसका नाम है एसएफडी एंड बीएमडी फॉर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी समान रूप से बदलते हुए भार का के लिए एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूँ जिसका सलूशन आज समझाऊंगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। A simply supported beam with 4 meter span bears load of a triangular wall 200 mm thick whose height varies from 0 at one end and 2 meter at other end. Its density is 20 kilonewton per meter square. Draw SFD and BMD. तो क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फिगर देख लें। एक बीम है, ये दोनों इसके सपोर्ट हैं ए और बी पर। इसके ऊपर एक दीवार के रूप में बेरिंग लोड लगा हुआ है। दीवार की हाइट एक सिरे पर 0 है और दूसरे सिरे पर 2 मीटर है। तो 2 मीटर ऊंची दीवार यहाँ पर है। इस दीवार की मोटाई 200 मिलीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी डेंसिटी भी दी है। हम इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसके जो बी सिरा है, इस सिरे पर लोड इंटेंसिटी कितनी है, यानी भार दर कितनी है। तो लोड इंटेंसिटी जो है बी पॉइंट पर, ए पर तो 0 है, बी पर कितनी है इसको हम पहले कैलकुलेट कर लें। इससे हमारी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएंगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो रेट ऑफ लोड या लोड इंटेंसिटी कह सकते हैं या लोडिंग रेट कह सकते हैं। एट हायर एंड, मतलब जो ऊंचा एंड है वहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दीवार की ऊंचाई 2 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है। 1 मीटर स्पान इसका हम एज्यूम करके, दर हमेशा पर मीटर स्पान ही निकाली जाती है, इसलिए 1 मीटर स्पान में ले लेते हैं। तो 2 गुणे 1 गुणा दीवार की मोटाई। दीवार की मोटाई मीटर में 0.2 मीटर के बराबर है। तो इस तरह से दीवार का वॉल्यूम हो गया, और दीवार का वॉल्यूम हो गया तो इसमें डेंसिटी का गुणा कर दें। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी का गुणा कर देने से ये हमारी किलो न्यूटन पर मीटर स्पान जो है लोड इंटेंसिटी आ जाती है। तो इस सिरे पर हम 8 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से एक इंटेंसिटी को नोट कर लेते हैं। जैसे थ्योरी के क्वेश्चन में स्मॉल डब्ल्यू लिखा होता है, वहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में ही होता है। तो ये भी हमारा 8 किलो न्यूटन पर मीटर में ये यहाँ से यहाँ तक की भार दर ज्ञात हो गई। ये सिरे पर 0 है, ये आप ध्यान रखेंगे। बस इसी की मदद से अब हम निकालेंगे सबसे पहला काम कि इस पूरी बीम के ऊपर कुल भार कितना लगा हुआ है, यानी दीवार का कुल भार कितना है। तो दीवार का टोटल वेट निकालने के लिए हम यहाँ देख लें। एवरेज लोड इंटेंसिटी पर मीटर यहाँ पर कितना है 8, यहाँ 0 है। तो एवरेज कितना हो जाएगा 0 + 1/2। तो ये एवरेज लोड पर मीटर है और टोटल 4 मीटर का स्पान है। 4 मीटर का गुणा करेंगे तो बस सीधा ये हमारा टोटल लोड जो है बीम के ऊपर ज्ञात हो जाएगा। और ये दीवार का भार है, ये हमारा 16 किलो न्यूटन पर मीटर कैलकुलेट होकर के आ जाता है। दीवार का अपना भार ज्ञात कर लेने के बाद हम एज यूजुअल एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस में रिएक्शंस ज्ञात करते हैं। तो रिएक्शंस के लिए आप वैसे तो पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लें। यहाँ पर RA और RB बराबर किसके होगा, टोटल लोड ऑन वॉल। तो टोटल लोड ऑन बीम, तो बीम के ऊपर जो टोटल लोड है वो दीवार का भार है, और दीवार का भार हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं RA + RB बराबर 16। फिर इसके बाद टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, इसके बाद हम ए पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट लेने करके हम देखेंगे RB, ये हमारा रिएक्शन है। तो RB इंटू ये डिस्टेंस यानी 4 मीटर। तो RB इंटू 4 हम एक पक्ष में रखेंगे, बराबर दीवार पर ये बीम के ऊपर जो दीवार का भार है हमारा, दीवार का भार 16 किलो न्यूटन का है। तो पहले दीवार का भार लिख लिया, फिर दीवार के गुरुत्व केंद्र की ए से दूरी का गुणा कर दिया। दीवार की जो बनावट है ये ट्रायंगुलर शेप में है।
ट्रेंगुलर शेप में जो भी दीवार होती है इसका गुरुत्व केंद्र जो है 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड होता है। तो इस यहाँ से अगर हम दूरी नापेंगे इसके गुरुत्व केंद्र की क्षैतिज दूरी, तो ये स्पान का 2/3 के बराबर होगा। इस सिरे से नापेंगे तो स्पान का 1/3 होगा। तो स्पान का 2/3 जो है ये हमारे गुरुत्व केंद्र की ए से दूरी हो जाएगी। तो भाई 16 किलो न्यूटन इसका वेट है और ये स्पान 4 है, इसका 2/3 से गुणा कर दिया 2/3 से, तो ये हमारे गुरुत्व केंद्र की दूरी हो गई। इस तरह से ये दीवार के भार का मूवमेंट हो गया। तो जब ये इसका मूवमेंट हो गया, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन, तो यहाँ से हमको आरबी का मान ज्ञात हो जाता है। आरबी की वैल्यू 10.67 किलो न्यूटन, वो हमने यहाँ नोट कर दी, आरबी बराबर 10.67 किलो न्यूटन। और जब आरबी का मान ज्ञात हो गया तो इस इक्वेशन में आरबी का मान रख करके हम आरए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से आरए बराबर 16 माइनस 10.67 यानी 5.33 किलो न्यूटन ज्ञात हो गया। ये होने के बाद फिर हम सीधे शियर फोर्स की गणना शुरू करते हैं। शियर फोर्स की गणना के लिए हम, आप लोग बेसिक कंसेप्ट तो पता ही है कि शियर फोर्स की इक्वेशन बनानी होगी। पहले तो ये देख लें कि हमारी बीम के कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है। ए से लेकर बी तक बीम है और इस पर समान रूप से बढ़ता हुआ भार ये लगा हुआ है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट, कहीं पॉइंट लोड नहीं लगा है, कहीं पर भार समाप्त नहीं हो रहा है, कहीं से नया भार प्रारंभ नहीं हो रहा है, इसलिए ये बीम कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रही है। तो ए से बी तक एक ही पार्ट इसका बनेगा। जब एक ही पार्ट बनेगा तो इसी एक ही पार्ट में हम कोई एक सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। जब हम ये सेक्शन एज्यूम कर लिया एक्स एक्स सेक्शन, और इस सेक्शन की जो दूरी है वो ए सिरे से हमने नापी। उसका कारण है कि जहाँ पर जीरो इंटेंसिटी दी गई हो लोडिंग की, अगर इस तरफ जो है जीरो इंटेंसिटी है तो यहाँ से हम एक्स मानते हैं, अगर इस तरफ जीरो इंटेंसिटी हो, इधर मैक्सिमम लोड हो, तो फिर इधर से मानना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। बाकी आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब कैलकुलेशन के स्टेप थोड़े बढ़ेंगे, कुछ फार्मूले इसकी तुलना में कठिन होंगे। तो हमारे पास जब सिंपल फार्मूला उपलब्ध है तो हम क्यों अनावश्यक रूप से कठिन फार्मूले की ओर जाएं। तो इसलिए यहाँ से ए सिरे से ही हम एक्स दूरी मान लेते हैं। जब यहाँ से एक्स दूरी पर ये एक सेक्शन हमने मान लिया, तो अब दूसरा काम होगा कि इस पॉइंट पर लोड इंटेंसिटी 8 की है, तो इस पॉइंट पर लोड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इस पॉइंट पर लोड इंटेंसिटी को स्मॉल डब्ल्यू एक्स हमने नोट कर दिया, स्मॉल डब्ल्यू एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं और सिमिलर ट्रायंगल में भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो भुजाओं के अनुपात वाला ही फार्मूला लगाते हुए ये भुजा बटे ये भुजा बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे टोटल डिस्टेंस। तो डब्ल्यू एक्स बटे 8, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एक्स बटे 8 बराबर एक्स बटे 4, यानी एक्स यहाँ से यहाँ तक और 4 ये पूरा। तो ये इक्वेशन बन गई सिमिलर ट्रायंगल में भुजाओं के अनुपात बराबर करके कि डब्ल्यू एक्स बटे 8 बराबर एक्स बटे 4। यहाँ से हमने जब सॉल्व किया डब्ल्यू एक्स का मान, तो डब्ल्यू एक्स बराबर 2x प्राप्त हो गया। तो डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो 2x है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x के पदों में ज्ञात होगी और इसकी वैल्यू आती है 2x। जब हमने ये 2x ज्ञात कर लिया, अब दूसरा काम अगला क्या होता है कि यहाँ से ये जो हमारा छोटा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का भार ज्ञात कर लें, इस ट्रायंगल का कुल भार ज्ञात कर लें। इस भार को हमने कैपिटल डब्ल्यू एक्स माना है। तो कैपिटल डब्ल्यू एक्स भार किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में क्या होगा कि इसका एवरेज डेंसिटी, इसका फार्मूला देख लें, डब्ल्यू एक्स बराबर 0 प्लस डब्ल्यू एक्स, यानी 0 प्लस ये डब्ल्यू एक्स बटे 2 गुणे बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये वही हो गया 0 प्लस डब्ल्यू एक्स बटे 2 गुणा बीच की दूरी कितनी है, एक्स है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसमें हमने डब्ल्यू एक्स का मान यहाँ 2x रख दिया, तो ये 2x बटे 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, एक x बचा, तो x इंटू एक्स यानी ये x स्क्वायर हो गया। इस तरह से डब्ल्यू एक्स का मान जो है हमारा x स्क्वायर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो अब हमने इस छोटे ट्रेंगुलर वॉल जो है यहाँ से यहाँ, यानी इस जगह से जो ये छोटी दीवार बन रही है या एक दीवार का जो हिस्सा है, इसका भार ज्ञात कर लिया x के पदों में। इसकी वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू एक्स बराबर x स्क्वायर। ऐसा कर लेने से हमारे आगे के स्टेप थोड़े से समझने में या कंसेप्ट
के हिसाब से आसान होते हैं। अब हम अपने बेसिक ऑब्जेक्ट पर आते हैं और बेसिक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बेसिक ऑब्जेक्ट है इक्वेशन ऑफ द शियर फोर्स एट एक्स एक्स। जो हमने ये सेक्शन यहाँ पर मान रखा है एक्स एक्स, इसी जगह पर हम शियर फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं। तो इस सेक्शन पर जो हम शियर फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे तो इसके बाईं तरफ लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग निकालेंगे। तो इसके बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाईं तरफ पहला बल क्या हमको प्राप्त होता है? आर ए। तो ये आर ए हमको प्राप्त होता है। तो आर ए का मान हमने पहले से निकाल लिया है। तो यहाँ से इक्वेशन एक तो ये आर ए प्राप्त हुआ। दूसरा कौन सा बल प्राप्त होता है? इस दीवार का भार प्राप्त होता है। ये भार, इस दीवार का भार नीचे को लग रहा हुआ, ये भार ऊपर को लग रहा है। जब ये भार ऊपर को लग रहा है तो आर ए ये हमारा ऊपर की ओर है। बाईं तरफ वाला चिन्ह अगर ऊपर लग रहा है तो कैसा लिखा जाता है? माइनस में लिखा जाता है। और नीचे लग रहा है उसको प्लस में लिखा जाता है। इसलिए जो हमारी शियर फोर्स की इक्वेशन हो गई, क्या हो गई? एफ एक्स बराबर माइनस का आर ए और प्लस का डब्ल्यू एक्स। यानी आर ए तो ये माइनस का है और ये डब्ल्यू एक्स जो है ये प्लस का। यही केवल दो बल हैं जो इस सेक्शन के बाईं ओर लग रहे हैं। इनको चिन्ह समेत यहाँ रख लें। यही हमारी इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में केवल आर ए और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जो ऊपर आपने कैलकुलेट की हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आर ए का मान 5.33 है, वो लिख लिया जाएगा। और डब्ल्यू एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, वो लिख लिया जाएगा। तो हमारी इक्वेशन हो गई शियर फोर्स की एफ एक्स बराबर -5.33 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये पहली इक्वेशन हो गई शियर फोर्स की। जब शियर फोर्स की इक्वेशन निकाल ली तब इसके दोनों सिरों पर यानी ए और बी पर शियर फोर्स की गणना कर लें। एट ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। यानी ए पॉइंट पर अगर यही सेक्शन हमारा ए पर पहुंच जाएगा तो ये एक्स घट के 0 हो जाएगा। तो एट ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसलिए एफ ए बराबर इस इक्वेशन में एक्स 0 रख दो तो याद हो जाएगा। तो ये 0 रखते ही खाली -5.33 किलो न्यूटन बच गया। तो एफ ए का मान -5.33 है। इसी तरह से बी पॉइंट पर निकालेंगे तो बी पॉइंट पर एक्स का मान कितना हो जाता है? 4 के बराबर हो जाता है, यानी पूरे स्पान के बराबर। तो इसी इक्वेशन में एक्स का मान 4 रखते हैं। 4 रखने से बी पॉइंट पर जो है शियर फोर्स ज्ञात हो जाएगा। और बी पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा? 4 चौको 16 यानी 16 ये हो गया। और 16 में से -5.33 करेंगे तो ये 10.67 किलो न्यूटन बचेगा। इस तरह से ये हमको बी पॉइंट पर भी जो है इसकी वैल्यू शियर फोर्स की ज्ञात हो गई। तो ए पॉइंट पर इतना है, बी पॉइंट पर इतना है। दोनों पॉइंट पर हमने शियर फोर्स निकाल ली है। शियर फोर्स निकाल लेने के बाद अब यहां हम देखते हैं, अपना कर्व ड्रा करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं। ए बी के ही बराबर एक दूसरी रेखा ए बी उसी के नीचे प्रक्षेप लेते हुए हमने खींच ली। ए पॉइंट पर एफ ए बराबर -5.33 यानी नीचे की दिशा में माइनस चिन्ह है तो नीचे की ओर। तो नीचे की ओर 5.33 की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे तो एक बिंदु ये हमको प्राप्त हो गया। बी पॉइंट पर जो हमारा शियर फोर्स है वो +10.67 है। बी पॉइंट पर +10.67 यानी ये प्लस डायरेक्शन में 10.67 की दूरी पर एक दूसरा बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अब इस कर्व में ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, ये दोनों बिंदु हैं। जब ये दोनों बिंदु हैं तो इनको मिलाया कैसे जाएगा आपस में? इसके लिए हमको इक्वेशन देखनी पड़ेगी। हमने अपनी शियर फोर्स की इक्वेशन पर फिर से निगाह डाली तो देखा कि एफ एक्स हमारा 1 घात का है और ये एक्स 2 घात का है। तो 2 घात का अगर कोई भी एक वेरिएबल होता है तो इक्वेशन पैराबोलिक हो जाती है, यानी इन दोनों बिंदुओं को पैराबोला की शेप में ही आपस में मिलाया जाएगा। तो ये पैराबोला जो है इस तरह से बनेगा, इस शेप में इनको मिलाया जाएगा। तो जब यहाँ से ये इस शेप में ये पैराबोलिक आकृति बन रही है तो ये चित्र के अनुसार ये कहीं ना कहीं फ्री हैंड हम इसको मिलाते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बेस लाइन को काटेगा। ये हिस्सा हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हिस्सा नेगेटिव हो गया। इस पॉइंट को जहाँ पर शियर फोर्स 0 हो जा रहा है उसको हमने सी बिंदु लिख लिया। तो हम सी बिंदु की लोकेशन जहाँ शियर फोर्स की वैल्यू 0 है या जहाँ शियर फोर्स अपना चिन्ह बदल रहा है उस बिंदु की स्थिति भी ज्ञात करेंगे कि ये है कितनी दूरी पर। तो यहाँ पर जो है ये दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एफ एक्स 0 है ना, तो इसी इक्वेशन में हम एफ एक्स बराबर 0 रख लेते हैं। यहाँ देखें एफ एक्स के स्थान पर हमने 0 रख लिया। ये शियर फोर्स की इक्वेशन है ना, ये इसी इक्वेशन में एफ एक्स की जगह, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स 0 है तो ये हमने एफ एक्स जैसे ही 0 रखा
तो इधर के पद हमने लिख लिए -5.33 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसको हमने सॉल्व किया यहाँ से एक्स की मान, तो एक्स की वैल्यू हमारी +2.3 बना। एक वैल्यू माइनस में भी आएगी, लेकिन वो माइनस वाली सार्थक नहीं है, केवल प्लस वाली वैल्यू ही सार्थक है, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो +2.31 मीटर फ्रॉम ए, यानी ए से कितनी दूरी पर, 2.31 मीटर की दूरी पर ये हमारा CL4 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी इस बिंदु की पोजीशन या स्थिति भी ज्ञात हो गई कि ये ए से कितनी दूरी पर स्थित है। तो अब हमारा ये CL4 डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसको CL4 डायग्राम लिख दीजिए, ऊपर वाले को प्लस चिन्ह लगा दीजिए, नीचे को माइनस चिन्ह लगा दीजिए। आप चाहें तो इसको हैच कर दीजिए या ना करें, ये आप जैसा भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं होता। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट की गणना करें। इसी इक्वेशन में आप देखें, यहाँ पर जो हमारा सेक्शन आपने माना है, इसी सेक्शन के पर बाईं तरफ के सभी बलों का आघूर्ण लेकर के उनका योग करना है। तो देखिए mx बराबर क्या लिखा जाएगा, mx बराबर सबसे पहला बल क्या है, RA का मान 5.33 में यहाँ से ये दूरी कितनी है, x है, तो इसमें x का गुणा कर दिए, तो 5.33 इंटू x, ये पहला पद हो गया। अब जरा इस पद के बारे में ये भी बताइए कि ये मोमेंट कैसा है, ये मोमेंट हॉगिंग है या ये मोमेंट सैगिंग है। इसके लिए जिस बिंदु पर आघूर्ण ले रहे हैं उस बिंदु को फिक्स मानते हुए इस बिंदु के कारण बीम किधर को मुड़ेगी, बीम ऊपर को मुड़ेगी। इस तरह से कर्वेचर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, गड्ढा बन रहा है यानी सैगिंग हो रही है, तो ये सैगिंग मोमेंट है, इसलिए इसको प्लस लिखा जाएगा। इसमें प्लस का चिन्ह आप लगा सकते हैं, तो ये प्लस का चिन्ह इसमें लगा दीजिए, प्लस का मूवमेंट हो गया। दूसरा भार कौन सा था, दूसरा इस छोटे ट्रायंगल का भार था, ये WX, तो पहले इसको WX लिख लो। यहाँ पर RA प्लस RA इंटू एक्स ऐसे कर दो, RA इंटू एक्स ये हो गया, और माइनस WX ये वाला भार लिख लो WX, और इस भार के गुरुत्व केंद्र की यहाँ से दूरी कितनी है, तो यहाँ से जब हम गुरुत्व केंद्र की दूरी निकालेंगे तो ये हमारे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसका 1/3 भाग होगा, क्योंकि 2 1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो ये x का 1/3 हो जाएगा, इसलिए x/3 का गुणा कर दिया। तो WX में x/3 का गुणा कर देंगे तो ये WX का इस भार का मोमेंट हो गया। तो जब इसका भी मोमेंट हो गया, इसका मोमेंट हमारा कैसा है, ये बीम को नीचे को मोड़ेगा, हॉगिंग मोमेंट हुआ। हॉगिंग मोमेंट हमारा माइनस का होता है, इसको माइनस में लिख लिया। अब इसमें RA का मान रख दिया, WX का मान रख लिया, तो इन सब के मान रखने पर हमारी जो इक्वेशन प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई है, mx बराबर प्लस 5.33 इंटू एक्स माइनस x³/3। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई बेंडिंग मोमेंट की। जब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन प्राप्त हो गई तो इसके दोनों सिरों पर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकाल लेंगे। ए बिंदु पर x बराबर 0 होता है, तो ma बराबर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखने से हम देखते हैं कि क्या प्राप्त हो गया, ma 0 हो जाएगा। ये भी पद 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ma बराबर 0 प्राप्त हो गया। बी पॉइंट पर x का मान 4 है, हम इसमें x का मान 4 रखते हैं। जब 4 हमने रखा तो ये 5.33 इंटू 4 माइनस 4^3, 4^3, इसको हमने सॉल्व किया तो ये भी हमारा लगभग 0 के बराबर ही संख्या आई है। इसमें देखिए संख्या पूरी तरह से 0 आनी चाहिए, परंतु आती इसलिए नहीं कि यहाँ पर 5.33 आपने जो वैल्यू निकाली थी ये हमारी पूरी नहीं थी, ये अप्रोक्सीमेट संख्या थी। इसमें कुछ अंक जो है छूट गए थे, जो कैलकुलेशन से संख्या आई थी वो तो कई अंकों में थी, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट 5.33 लिख लिया। अगर उसको पूर्णांक में लिखा होता, भिन्न में लिखा होता, तो ये पूरा कट करके आइडियली ये शून्य हो जाता, इसलिए हम इसको शून्य नहीं मान लेते हैं। तो बी पॉइंट पर भी हमारा बेंडिंग मोमेंट शून्य हो गया। अब ये ए पर भी शून्य है, बी पर भी शून्य है। जरा देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच करके हम ए बी के समानांतर दूसरी एक लाइन ए बी बना लेते, खींच लेते हैं। ये भी ए पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, ए बी लाइन हमने बना ली। ए बिंदु पर हमने 0 0, देखो एम ए बराबर कितना है 0, एम बी बराबर कितना है 0, तो ए पर भी 0 पर निशान लगा देंगे, एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे और एक बिंदु यहाँ प्राप्त कर लेंगे। बी पॉइंट पर भी 0 वैल्यू है। अब इन दोनों बिंदुओं को कैसे मिलाया जाएगा, इन दोनों को मिलाने के लिए हमको समीकरण देखनी पड़ेगी। इसके लिए जब हम इसकी समीकरण देखते हैं बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट में mx की घात 1 होती है इसकी पावर,
और x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। तो जब किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो तो वो कौन सा कर्व बनाती है? इसको क्यूबिक कर्व कहा जाता है। इस कर्व को कहते हैं क्यूबिक कर्व। और ये पैराबोलिक कर्व होता है जिसमें 2 होती है मैक्सिमम घात। तो ये क्यूबिक कर्व है। तो अब क्यूबिक कर्व की जो एक्चुअल रफली शेप तो हमारी पैराबोलिक ही होती है, परंतु इसके डाटा जो हैं इस क्यूबिक कर्व को सेटिस्फाई करते हैं अप्रोक्सीमेट। तो ये क्यूबिक कर्व है और लगभग उसी तरह से बनाया जाएगा जैसे कि हम पैराबोला बनाते हैं। तो अब ये पैराबोलिक तो ऊपर बनाया जाएगा, इतना तो हमको समझ में आ गया कि ए और बी बिंदु को स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलाएंगे, ना पैराबोला में मिलाएंगे, हम क्यूबिक कर्व में मिलाएंगे, परंतु इसके किसी ए और दूसरा कोई बिंदु तो प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, पीछे थ्योरी हमने पढ़ाई थी कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम किस स्थान पर होती है? जहां पर शियर फोर्स 0 होता है। बेंडिंग मोमेंट उस बिंदु पर सबसे अधिकतम होता है जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो शियर फोर्स की वैल्यू 0 किस बिंदु पर है? सी बिंदु पर है। और सी बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? 2.31 की दूरी पर है। इसलिए इसी बिंदु पर जो है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, अर्थात ए से 2.31 की दूरी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई है, ये mx बराबर 5.33 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इसी इक्वेशन में x का मान 2.31 रख देंगे। ये जो x बराबर 2.31 है, यही हम वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यही काम मैंने देखिए यहाँ पर किया हुआ है कि x के स्थान पर 2.31 रख लिया और यहाँ पर भी 2.31 रख लिया, इसका क्यूब बाई 3, इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने से ये 8.2 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब जब 8.2 किलो न्यूटन मीटर है तो इसी ये जो सी पॉइंट है इसी के ठीक नीचे प्रक्षेप डालते हुए यहाँ बिंदु सी प्राप्त कर लेंगे। इस सी पर 8.20 की ऊंचाई पर प्लस डायरेक्शन, चूंकि प्लस में आया था तो प्लस डायरेक्शन में एक और बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अब आप जो क्यूबिक कर्व खींचेंगे उसमें एक बात ध्यान रखेंगे, पीक पॉइंट यही रहेगा। इसके नीचे सारे बिंदु नीचे होंगे, इसके इधर भी सारे बिंदु नीचे होंगे, धीरे धीरे घटते हुए 0 हो जाएंगे और ये भी धीरे धीरे घटते हुए। तो ये फ्री हैंड जो है इसके बाद कर्व ड्रा कर दिया जाता है और सी बिंदु पर जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ लिख दी जाती है 8.20। ए और बी पर तो 0 है ही। इस तरह से इस डायग्राम को हम BMD लिख देते हैं, ये इसको SFD लिख देते हैं। ये हमारा SFD और BMD बेरिंग लोड के लिए ड्रा हो गए। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, यही हमको ऑब्जेक्ट था कि SFD और BMD बेरिंग लोड के केस में ड्रा करने थे, तो उसके लिए ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। और आई थिंक SFD BMD पर पर्याप्त वीडियो आपके आ चुके हैं। थैंक यू।